अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों का एक और इंडस्ट्री के हवाले से डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आप लोगों को इससे पहले एक इंडस्ट्री समझा दी, सोप हमने पढ़ लिया। अब साबुन बनाना अगर आ गया है तो अब चीनी कैसे बनाते हैं ये भी सीख लें। शुगर, क्योंकि हम अगर देखें अपने पूरे डेली रूटीन में, पूरे अपने लाइफ स्टाइल के अंदर, तो शुगर कंजप्शन सबसे ज्यादा हमारे इस खत्ते में पाई जाती है, पाकिस्तान में खास तौर पे। इतने ज्यादा शुगर पेशेंट आपको इस मुल्क में मिलेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जो कंजम्पशन है शुगर की वो बहुत ज्यादा है। अब जो भी बिजनेस पर्सन होगा, बिजनेसमैन होगा, उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत है, उसे फर्क पड़ता है कि मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या है। एक अगर इंसान है जो बिजनेस करता है और उसके बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो जाहिर है परेशान होगा। प्रॉफिट हो रहा है तो वो खुश होगा। अब चीनी अगर इंसान के सेहत के लिए खराब चीज है, तो चीनी आप अगर कंज्यूम करते हैं ज्यादा, एक तो होती है लिमिटेड क्वांटिटी, अगर बिल्कुल कट कर दें तो भी नुकसानदेह, बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लें तब भी नुकसानदेह। तो चीनी आपके, क्योंकि इस पूरे मुल्क में और इस जैसे और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर शुगर एक बहुत ही आम बीमारी है, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। जो ये बेचते हैं उन्हें फर्क पड़ता है कि पैसे बन रहे नहीं बन रहे। तो पैसे बनना यानी प्रॉफिट में जाना, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर अ बिजनेस पर्सन। तो बिजनेस पर्सन जाहिर है इंडस्ट्री चला रहा होगा। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के टॉपिक में इंडस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? एथिक्स थोड़ी पढ़ेंगे। सही क्या है गलत क्या है उसके ऊपर बात बाद में करेंगे। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि शुगर क्यों एक बहुत आपके एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है और क्यों आपको पढ़ाया गया है इस क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। वजह उसकी ये है कि शुगर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। बेशक लोग बीमार हो रहे हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत ज्यादा लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो जाहिर है शुगर आप अगर फर्ज करते हैं कि नहीं खाएंगे, बिल्कुल ही कट डाउन कर दें, तो अलग बीमारियां होंगी। क्योंकि आप लोगों ने अगर सही तरीके से अपना बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसके अंदर यूजेस ऑफ शुगर यानी कि सैकराइड, ये सब आपने पढ़ा था। तो एक इम्पॉर्टेंट आपके बॉडी के लिए भी कंपोनेंट है। अब इसकी प्रोडक्शन के ऊपर बात करें, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। पिछले चैप्टर के अंदर यानी बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा कि होता क्या है। अब आप पढ़ेंगे कि इसके इस्तेमालात। इस्तेमालात तो खैर आपको वैसे भी पता है, लेकिन एक ये कैसे बन रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। शुगर बनाने का सिर्फ एक तरीका हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो शुगर है वो सिर्फ और सिर्फ शुगर केन गन्ने से आती हो। कभी आपने गन्ना खाया हो, शुगर केन क्या होता है, कभी आपने शुगर केन देखे होंगे जो गन्ने का रस निकाल रहा होता है। कभी भी सड़क पे आप जाएंगे, वहां पर एक बैठा होगा, उसने मशीन लगाई होगी और बड़े बड़े बांस के डंडे जितने शुगर केन यानी के गन्ने के डंडे होंगे। बांस का डंडा देखा होगा ना सबने, उसकी भी हाइट अच्छी खासी बड़ी होती है। इसी तरीके से जो गन्ना है आपका, शुगर केन है, उसकी भी हाइट अच्छी खासी बड़ी होती है। तो बड़े बड़े आपके पास गन्ने रखे हुए होते हैं, आप उससे बोलेंगे कि मुझे ये शरबत निकाल के दो, तो मशीन के अंदर वो डालता है और दूसरी साइड से या जहां से भी आपकी मशीन का आउटलेट होगा वहां से रस निकलता है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो गन्ना है, शुगर केन है, उसके अंदर पानी यानी रस बहुत सारा है। अब हमने निकालना था शुगर, लेकिन हम तो रस निकाल रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उस गन्ने को पीसने से, उसको निचोड़ने से जो आपका रस निकल रहा है उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, आपकी चीनी नहीं बनती। इसका एक पूरा प्रोसीजर है जो कि आपने किताब में डिस्कस में अभी करवाऊंगा, किताब में पढ़ना है। मैं ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, फिर बाद में किताब में डेप्थ में आएंगे। कि आपके पास गन्ना सबसे पहले खेतों में से निकाला। अब आपने खेत में जाहिर कटाई की, हर साल आपका कटाई होगी, वो गन्ना इस्तेमाल होगा, उसका रस निकलेगा। उसे आप हीट करते हैं ताकि सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाए। अब सिर्फ हीट करके पानी इवेपोरेट करेंगे तो आपके पास जो रस के अंदर जो पानी था, वो जो पूरा रस है, एक्सट्रैक्ट है शुगर केन का, उसमें वाटर भी है और सुक्रोज शुगर पार्टिकल्स भी हैं। लेकिन क्योंकि वो डिजॉल्व है तो आपको उस डिजॉल्व शुगर को निकालना है। अब उसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं कि आप उसके अंदर कैल्सिनेशन भी करते हैं, आप उसको
मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर से गुजारते हैं। इवेपोरेटर में हीटिंग ही हो रही होती है इन शॉर्ट, तो हीट कर रहे होते हैं। हीट करने के बाद आप उसमें कुछ क्रिस्टल्स ऐड कर दें ताकि क्रिस्टल फॉर्मेशन हो, और फिर उसके बाद जाके आपको चीनी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ गुड़, जिसको हम ब्राउन शुगर भी कहते हैं। ये जो गुड़ आपके पास आया है यानी कि ब्राउन शुगर आया है, उसको फिर आपने व्हाइट शुगर में अगर कन्वर्ट करना है तो एनिमल चारकोल, मुझे याद पड़ रहा है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। एनिमल चारकोल और प्लांट चारकोल दो अलग चीज है। लकड़ी जला के जो आपको कोयला मिलता है वो प्लांट चारकोल कहलाता है। जानवरों की हड्डी जलाकर जो कोयला मिलता है उसको एनिमल चारकोल कहते हैं। तो नॉर्मली आपका एनिमल चारकोल इस्तेमाल होता है, अदरवाइज प्लांट चारकोल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसकी हेल्प से, उसकी मदद से आप अपने ब्राउन शुगर को कन्वर्ट करते हैं इनटू व्हाइट शुगर। खैर अगर ये किताब में नहीं है तो इतनी डेप्थ में हम जाएंगे भी नहीं, जितना किताब में बोला बस उतने के ऊपर ही स्टिक रहेंगे। ये एक पूरा मैंने आपको समराइज वे में बता दिया, लेकिन आपको अभी ये कुछ समझ नहीं आएगा। हम प्रॉपर फिर किताब पे अब आ रहे हैं, डायग्राम वगैरह देखना, लेकिन अगर किसी को कोई सवाल है तो भी पूछ लें। अदरवाइज पूरे लेक्चर में जब तो मैं सिखा रहा हूँ कोई सवाल मैं आपसे पूछने की इजाजत नहीं दूंगा। क्लियर है अभी यहाँ तक जो भी समझाया? चलें अब आ जाए अपनी किताब की तरफ। किताब में आप लोगों को यहाँ पर जो कुछ भी समझाया है लाइन टू लाइन तो कोशिश करूंगा ना ही समझाऊं, क्योंकि अब आप बड़े हो गए खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको समराइज करके थोड़ा सा इमेजिनेशन आपकी डेवलप कर दूंगा, क्योंकि आपके एंड में किताब में यहाँ पर एक डायग्राम भी बनी है, उसको भी हम बाद में पूरा जब पढ़ लेंगे टॉपिक तो दोबारा समराइज करेंगे। लेकिन जब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ आपने कोशिश करनी है साथ साथ अपनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग रखें। ऑल दो जब ये लेक्चर आपको ऑनलाइन मिलेगा तो सारी चीज़ें मैं लगा के ही दूंगा कि आपकी तस्वीरें जो मैं कह रहा हूँ कि इमेजिन कर लें, वो सारी चीज़ें लेक्चर में डाल दूंगा। बहरहाल रॉ मटेरियल्स सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अब आपकी जो फसलें हैं जिसमें आपने गन्ना उगाना है, शुगर केन, जब भी आप उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, आप कभी भी उसके हर बार बीज नहीं डालते। आपने उसकी जो स्टेम है बस वो काटनी है। शुगर केन इटसेल्फ स्टेम ही तो है, उसके पत्ते तो लिमिटेड ही होते हैं। तो आपने स्टेम काट दी नीचे से, उसने अगले साल फिर ग्रो कर देना है। अब आपने शुगर केन यानी गन्ना काट लिया, हम जाहिर है अब यहाँ टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, शुगर को बनाना है फ्रॉम शुगर केन, तो आपको बार बार मैं गन्ना या शुगर केन ट्रांसलेट नहीं करूंगा, बड़े हैं समझ सकते हैं। शुगर केन आपने काट के लिया, आपके पास पूरी पूरी फसलें हैं जो हर साल कटाई होती है। और अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, इतनी रिसर्च हो चुकी है कि आप अपने जो ग्रोथ प्रोसेस है उसको भी एनहेंस कर सकते हैं। आप साल में दो दो बार अपनी फसलें निकाल सकते हैं, काट सकते हैं। बहरहाल आपने शुगर केन को कट किया, उसको ट्रक के जरिए, बैलगाड़ी के जरिए, जिस भी जरिए आपने पहुंचाया। अब उसके बाद फिर आपकी ये जितनी भी शुगर केन थी, ये आपके पास रॉ मटेरियल है मेन, ये तो चाहिए ही चाहिए। अब इतने बड़े बड़े जो आपके पास शुगर केन के स्टिक्स हैं, डंडे हैं, इनको आप चॉप करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको हम उर्दू में गंडेरी कहते हैं। गंडेरी मेरे ख्याल से उर्दू का वर्ड है भी नहीं शायद, लेकिन बहरहाल आप उसे चॉप करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाए। अब गंडेरी जितनी हम जो है वो नहीं करते उसको टुकड़ों में, हम उसे बहरहाल छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। और जब वो मशीन में जाता है तो मशीन में ऑटोमेटिकली वो बहुत छोटे छोटे, गंडेरी से भी छोटे साइज के हो जाते हैं टुकड़े। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका जो आपके गन्ना निकाल के उसको रस निकालते हैं आप, बाहर जो भी सड़क पे आपको मिलेगा, तो वो गन्ने का रस आपको निकाल के देता है, उसका मशीन होती है। वो मशीन में उसके जो मशीन के अपने दांत होते हैं जिसमें आपने गन्ने को डाला होता है, और वो उसको पूरा प्रेस करता है। तो एक तरीका वो भी है, डिपेंड कर रहा है हर इंडस्ट्री कौन सा यूज कर रही है। बहरहाल आपको नंबर वन मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चाहिए आपका शुगर केन। दूसरा, ऑल दो उसके अंदर पानी मौजूद है, ऑल दो शुगर केन के अंदर अपना रस मौजूद है, रस का मतलब क्या है? सॉल्वेंट उसके अंदर कोई ना कोई होगा, और वो सॉल्वेंट पानी है। क्योंकि आप अपनी फसल में पानी डालते हैं, ऑयल तो डालते नहीं है, आप पेट्रोल तो नहीं छिड़कते उस पर। तो आपकी फसलों में पानी जाता है, वही पानी एब्जॉर्ब होता है, पौधे उसको कंज्यूम करते हैं। तो आपके पास शुगर केन के अंदर वाटर कंटेंट मौजूद है पहले से, लेकिन आपको मजीद पानी चाहिए, दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट, क्योंकि हमें मजीद उसके अंदर रिएक्शंस करवाने, उसकी पीएच को मेंटेन करना है, तो तीसरा हमें
चूना चाहिए, लाइम, उर्दू में उसको हम चूना कहते हैं, चूने का पत्थर कह लें। तो लोगों को, बहुत सारे लोग चूना लगा देते हैं, तो यहाँ पर वो वाला चूना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस्तेमाल करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। एक्चुअल आपके पास यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है वो लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल होता है। क्लियर है? ये तीन चीजें आपको चाहिए। तो आपके पास शुगर केन आ जाएगा। जितने भी आपके पास किसान हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो आपको ये चीज ग्रो करके उगा के दे देंगे। पानी आपके पास कुदरती तौर पे मौजूद है। कैल्शियम ऑक्साइड वो भी अच्छा खासा हमारे पास मौजूद है। नहीं भी मौजूद तो हम उसको रिएक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। स्लेट लाइम तो हमने पढ़ा हुआ है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तो है अच्छा खासा। बहरहाल हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा, तीनों चीजें आपको चाहिए। अब यहाँ पर आपके नोट्स में हमने एक डायग्राम दे दी है, ये ब्लॉक डायग्राम कहलाती है। मैं बना नहीं रहा, बोर्ड पे आप सबके पास मौजूद है। तो ब्लॉक डायग्राम आपने एग्जाम में इस किस्म की ब्लॉक डायग्राम बना के आनी है। जो किताब में डायग्राम दी हुई है ये तो अच्छी खासी बड़ी और मुश्किल डायग्राम है, ये आप बना भी नहीं सकते। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आपको डायग्राम बनाने को कहा जाए या ना भी कहा जाए, तो आपने ये ब्लॉक डायग्राम लाजमी बनानी है। वंस आपको समझ आ गया पूरा प्रोसीजर तो आप ब्लॉक डायग्राम खुद भी बना लेंगे, लाजमी नहीं है कि आप इसी तरह की बनाएं। बहरहाल अब आपके पास यहाँ पे कुछ 5-6 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको शुगर केन से एंड प्रोडक्ट शुगर चाहिए। पुराने जमाने में अगर लोगों को फर्ज करें कि मिठास चाहिए होती थी अपने खाने में, तो उनके पास चीनी जैसी चीजें फर्ज करते नहीं थी। तो जो नेचुरल चीजें थी वो एक तो शुगर केन ही है, दूसरा ज्यादातर लोग शहद का इस्तेमाल करते थे। चीनी की जो प्रोडक्शन है उसका तरीका अलग होता है। एक होता है कि आपने रस निकाला, उसे आपने तवे पे, बहुत बड़ा सा जो तवा होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पराठे जिसमें बना रहा होता है आपके पराठे चाय के होटल में, वो बहुत बड़ा तवा होता है। उससे भी ज्यादा बड़ा तवा लोगों ने बना के रखा हुआ है कि आपके पास इस तरीके से एक शेप होती है पैराबोलिक टाइप, उसके नीचे यहाँ पर आग जला देते हैं और ये पूरा आपके पास रस से भरा हुआ होता है। तो जो अभी हम प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं उसका अपोजिट नॉर्मल गांव देहात में जो लोग ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो इस तरह गुड़ बनाते हैं और कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, वो उसमें आपके लॉसेस बहुत सारे हैं। तो ये काम आप इसलिए नहीं करते, नॉर्मली हो रहा है। मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, मैं लेक्चर में लगा दूंगा अगर मुझे मिल गई तो एक दफा जब मैं गया था तो गांव के अंदर वहां पर पूरा प्रोसीजर था, मैंने पूरा प्रोसीजर उसको रिकॉर्ड कर लिया था। अब वो इतनी बड़ी वीडियो है, पूरी तो मैं नहीं लगाऊंगा लेक्चर में, लेकिन मैं आपको कुछ उसके क्लिप्स दिखा दूंगा। लेकिन बहरहाल ये आपके पास एक तरीका है, लेकिन इसमें लॉसेस बहुत सारे हैं। शुगर आपका एवेपोरेट हो जाता है विद वाटर वेपर्स। दूसरा तरीका जिसमें एवेपोरेशन लॉसेस बहुत कम है, उसके ऊपर अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बहरहाल आपके पास जो पहला स्टेप है वो हार्वेस्टिंग का है एंड डिलीवरी। आपने हार्वेस्ट किया फसल की, पहले तो फसल को उगाया, फिर उसकी कटाई की, और उसके बाद वो फसल जो भी आपने इकट्ठी की है उसको आपने डिलीवर कर दिया। दूसरा आपके पास है जूस एक्सट्रैक्शन। ब्लॉक डायग्राम को देखते रहें साथ साथ। जूस को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? आपने गन्ने को काटा, छोटे छोटे चिप्स बना दिए उसके, और फिर उसको आपने स्क्वीज के यानी के निचोड़ने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने उसको प्रेशर से दबा दिया। अब वो आपके पास जिस तरह गन्ने वाला अपने गन्ने से रस निकाल के आपको देता है और आप उसको पी भी लेते हैं मजे से, तो उसी तरीके से आपने अपने हर एक शुगर केन से एक्सट्रैक्ट निकालना है, जूस निकालना है। वो जब जूस निकलेगा इकट्ठा करेंगे, फिर आप करेंगे क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन क्या है इसके ऊपर जब हम बात करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद आप कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? अगर थोड़ा सा याद हो, सोल्यूशन का चैप्टर जब हमने 9 में पढ़ा था, या वैसे भी आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में फर्क क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब यानी कंसंट्रेटेड का मतलब जैसे पानी की क्वांटिटी कम से कम हो, डाइल्यूट का मतलब पानी की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा हो। तो कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर भी वही है कि आप इसमें जो वाटर कंटेंट है, जो रस में पानी मौजूद है गन्ने के रस में, उस रस को आपने पानी अलग करना है और जो एक्चुअल उसमें सुक्रोज है उसको अलग करना है, तो कंसंट्रेटेड बनाना है। फिर उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टल ऐसे ही नहीं बनता,
ठीक है, क्रिस्टल कभी भी ऐसे ही नहीं बनेगा, आपको एक क्रिस्टल पहले डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी दरख्त ऐसे ही जमीन से नहीं उगेगा, आपको पहले उस जमीन के अंदर एक बीज डालना पड़ेगा, वो बीज उगाएंगे तो एक दरख्त बनेगा, फिर उस दरख्त से और कई दरख्त बन सकते हैं। सिमिलरली एक क्रिस्टल डालने के लिए पहले आपको एक क्रिस्टल का, ये भी कहलाता है सीड, सीड क्रिस्टल डालना पड़ेगा। वो सीड क्रिस्टल ही और अपने जैसे इर्द गिर्द जो होंगे पार्टिकल उनको इकट्ठा करेगा, तो वो एक बेचारा एक डॉट के बराबर आपने सीड डाला था, अब वो सारे डॉटेड मिल मिलके एक बड़ा सा आपको क्रिस्टल फॉर्मेशन बना के दे देंगे। ठीक है, ये एक प्रोसीजर होता है, इसके ऊपर भी अभी बात करते हैं, आपकी इन डेप्थ सारी बातें करेंगे, मैं आपको एक सिर्फ डायग्राम समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बताया हुआ है क्रिस्टल सेपरेशन करनी, क्रिस्टलाइजेशन तो अब हो गई ना, क्रिस्टल सेपरेशन करनी है, और क्रिस्टल सेपरेशन करने के बाद फिर आप उसको जो भी करना है, ड्राई करना है और भी प्रोसीजर करना है वो कर लें। बहरहाल क्रिस्टल आपके जब सेपरेट हो गया, ड्राई कर लिया, ड्राई क्यों करते हैं, क्योंकि आपके पास जो चीनी है, ज़ाहिर चीनी के लायक है अभी, इसके ऊपर थोड़ा बहुत लिक्विड मौजूद होता है, वो लिक्विड सिरप टाइप होता है। कभी अगर आपने शुगरी आइटम लिया हो और उसको पिघला दिया हो, पिघलने के बाद आप उसको जब टच करेंगे, यानी कि आप उसको पकड़ेंगे, तो आपके हाथ में भी वो चिपचिपा महसूस होगा। वो चिपचिपा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि वो सिरप बन चुका है, और वो सिरप आपके चीनी के ऊपर जब ये प्रोसेस होता है तो निकल के आ रहा होता है। हम उसे वॉश करवाते हैं, फिर वॉश करने के बाद ड्राई करते हैं ताकि पानी, ये सिरप सब निकल जाए और चीनी के साफ सुथरे क्रिस्टल्स हों। आप जब बाजार से चीनी खरीदते हो आपको गीली महसूस नहीं होती, वो क्रिस्टल्स प्रॉपर होते हैं। बहरहाल ये आपके पास कुछ प्रोसीजर स्टेप्स वगैरह हैं जो कि आपकी किताब ने डिस्कस किया, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहला स्टेप तो क्लियर होना चाहिए कि आपने हार्वेस्ट करना है, उगाना है चीज़ों को उगाने के बाद उसकी कटाई करनी है, और फिर जब ये आपके हार्वेस्टिंग पूरी हो जाएगी, सारे के सारे खेत आपने काट के शुगर केन को बांध के अलग कर दिया, अब आप इसको ट्रकों में लोड करके या गांव के अंदर बैलगाड़ियां होती हैं उसमें रख के, अगर आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाना है और बीच में समंदर आ रहा है तो बोट में डाल के, शिप्स में डाल के, जैसे भी आपने डिलीवर करना है। तो यही आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके ज़्यादातर ये जो हार्वेस्टिंग होती है ये ठंडे महीनों में होती है। तो जैसे सर्दियाँ इस वक्त चल भी रही हैं, तो जिस वक्त आपके पास ठंडा टेम्परेचर कम होता है उन महीनों के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। जो गर्म महीने होते हैं जिसमें गर्मी ज्यादा होती है वो ग्रोथ के मंथ होते हैं, बहरहाल उसमें इनकी हार्वेस्टिंग होती है। और फिर जब आपके पास यहाँ पर बताया हुआ है कि हर साल के बाद होती है सिंध में स्पेसिफिकली, लेकिन स्टिल आपकी इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है, बहुत सारे ममालिक हैं साल में दो दो तीन तीन बार इसको हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हर किसी जगह पर। यहाँ पर एक और पॉइंट बताया हुआ है, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड केन क्रॉप यहाँ आपके पास हाथ से हार्वेस्ट की जा रही है। पूरी दुनिया में तीन हिस्से अगर कर दूं तो दो हिस्से हाथ से काट के हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, एक हिस्सा है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पर मशीनरी थोड़ी सी एडवांस है, वहां पर लोग मशीन्स के थ्रू भी इसको निकाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन आपको वैसे ही पता होना चाहिए। बहरहाल आप इसको फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीकल्स, लिखा हुआ है, ऑक्स कार्ट, वही जो मैंने कहा बैलगाड़ी, ट्रक्स, रेलवे, रेलवे कार्स, ये आपको पता होना चाहिए, बार्जेस, बार्जेस कहते हैं जो आपके पास शिप में कंटेनर जिसमें जाते हैं। शिप में कभी आपने देखा होगा, शिप के अंदर कंटेनर्स, कंटेनर इटसेल्फ बहुत बड़े होते हैं, कंटेनर के अंदर आपकी गाड़ियां भी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, तो वो बड़ी बड़ी शिप में भी ये इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंटेनर के अंदर। तो बार्जेस ये भी आपके पास एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा लोग तो सर पे भी उठा के लेके जाते हैं, और भी दीगर तरीके हैं जो आपको समझ आए, बहरहाल किताब से हट के बात नहीं करनी है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है जूस एक्सट्रैक्ट करना है, तो गन्ने वाले के पास जाए, उसको गन्ना पकड़ा है वो जूस निकाल के दे देगा। अब इंडस्ट्री हर गन्ने वाले के पास थोड़ी जाएगी, अब इंडस्ट्री के लोग सारे गन्ने वालों को हायर कर थोड़ी लेंगे, उन्होंने अपनी एक मशीन बनाई होगी, लेकिन काम उसका भी वही होगा जो आप बाहर जिससे गन्ने का जूस पीते हैं, वो जिस मशीन से आपको जूस निकाल के दे रहा है वैसे इंडस्ट्री में भी होता है, बस एक थोड़े बड़े पैमाने पे होता है, लार्ज स्केल में होता है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आपके पास बताया हुआ है कि जूस एक्सट्रैक्शन करनी है, पहले सबसे पहले आप उसका वजन निकालेंगे,
फिर उसके बाद जब आपने शुगर केन को लोड कर दिया बाय एनी मीडियम, हाथ से करें, एक आपके पास होती है कन्वेयर बेल्ट। कभी आपने देखा होगा, बल्कि आपने सफर भी किया होगा, एस्केलेटर्स जिनको हम कहते हैं। एस्केलेटर का काम क्या है? आप सिर्फ खड़े हो जाएं, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। एयरपोर्ट पे भी आपके एस्केलेटर चले होते हैं, लोग वहां खड़े हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पहुंच जाते हैं। उसी तरह से कन्वेयर बेल्ट होती है, एक बेल्ट है जिसके अंदर आप मटेरियल रखें तो जहां वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट में पहुंचाना है वो पहुंचा देगी। तो बहरहाल आपने इसको ट्रांसपोर्ट किया ऑन टू अ मूविंग टेबल। ये जो लिखा हुआ है मूविंग टेबल, वो कन्वेयर बेल्ट ही होती है। लेकिन कन्वेयर बेल्ट थोड़ा सा मुश्किल है तो किताब ने वर्ड आसान कर दिया है। बहरहाल अब ये जो बेल्ट है, ये जो टेबल है आपके, ये गन्ने को लेके जाएगी इनटू वन और टू सेट ऑफ रिवॉल्विंग नाइफ्स। रिवॉल्विंग नाइफ्स मतलब छुरी की तरह आपके पास एक मशीन होगी जो रोटेट कर रही होगी, रिवॉल्व कर रही होगी, और वो इसको काटेगी। आपने तो हर बड़े छोटे साइज के गन्ने पहुंचा दिए इंडस्ट्री को, फैक्ट्री में तो हर साइज के गन्ने पहुंच गए। अब उस शुगर केन को आपने यूनिफॉर्म साइज में कट करना है, तो आप एक मशीन का इस्तेमाल करेंगे। उस मशीन को आप रोटेटिंग नाइफ भी कह लें, रिवॉल्विंग नाइफ कह लें। बहरहाल छुरी का काम क्या है? काटना, ये भी काटेगा। बहरहाल विच ऑफ द केन इनटू चिप्स इन ऑर्डर टू एक्सपोज द टिश्यू, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू एक्सपोज द टिश्यूज। इंसान के जो टिश्यूज हैं उन्हें हम मसल्स कहते हैं। सिमिलरली आपके पास प्लांट के भी टिश्यूज हैं। प्लांट, अगर आपने फॉर एग्जांपल बायो के स्टूडेंट है तो आपको ये पता होगा प्लांट के अपने टिश्यूज होते हैं। तो प्लांट के टिश्यूज हैं, ये क्या है? गन्ना आपका प्लांट ही है। आप अगर शुगर केन को गौर से देखें तो उसकी आउटर लेयर प्रोटेक्टेड होती है। आप कभी भी गंडेरी अगर उसको खा रहे हैं तो आप एज इट इज दांतों से तोड़ते नहीं है, आप पहले उसकी आउटर लेयर पूरी निकालते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं, और फिर उसके बाद उसको खाते हैं ताकि आपके दांत उसको खा सकें, अदरवाइज लोगों के तो दांत टूट जाए। तो ये आपके जो टिश्यूज हैं जो आप खाते हैं, गंडेरी जिसको हम कह रहे हैं, वो पूरी छिली हुई है। छिली हुई मतलब उसके टिश्यूज सारे बाहर निकल आए। अब जब आप उसको खाएंगे तो बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट है वो डायरेक्ट आपके मुंह में आएगा, अदरवाइज आप वैसे ही उसको चबाने की कोशिश करें, आपका एक्सट्रैक्ट नहीं आ सकता, दांत टूट जाएंगे अलबत्ता। ठीक है। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर इसलिए काटना जरूरी है ताकि छोटे छोटे चिप्स में वो तब्दील हो जाए। उसके अंदर जो रस जिनमें होता है, जिस हिस्से में शुगर केन के रस है, वो हिस्सा एक्सपोज हो जाए, बाहर निकल आए। तो बहरहाल यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है कि एक्सपोज द टिश्यू, और उससे क्या होगा कि आपके पास जो सेल का स्ट्रक्चर है वो ओपन हो जाएगा। अब सेल का स्ट्रक्चर ओपन हो गया, सुक्रोज मिलना शुरू हो जाएगी। पानी अगर उसके अंदर था, पानी मिलना शुरू हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर आपको आगे जो लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लें, राइडिंग द मटेरियल फॉर एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन ऑफ द जूस, वो सब बातें मैं बता चुका। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन का मतलब वो नहीं कि कोई चीज क्लैरिफाई करना। एक चीज क्लैरिफाई नहीं, अब आपने क्लैरिफाई कर दिया। एक चीज में आप फंसे हुए थे, अब वो समझ आ गई कि वो चीज नहीं है। क्लैरिफिकेशन यहाँ पर 3 स्टेप प्रोसेस को कहा जाता है। 3 स्टेप प्रोसेस में भी जो नाम है ये आपको बता चुका हूँ कहीं ना कहीं, दोबारा से समझा रहा हूँ। पहला प्रोसेस होता है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स या बिल्डिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस। आपके पास एक सब्सटेंस था, उस जैसे बहुत सारे सब्सटेंसेस जो बिखरे हुए थे एक साथ इकट्ठे होके एक बड़ा सा टुकड़ा बना लिया। कभी आपकी पानी के अंदर मिट्टी डाल दें और उसे फैला दें, थोड़ी देर के बाद वो मिट्टी आपके पास एक साथ इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। अब जब वो इकट्ठी हो गई तो नीचे बैठेगी। आप समंदरी रेत होती है वो लेके आ जाएं बहुत सारी, उसको पानी में डालें और उसे मिक्स कर दें। समंदर की रेत बहुत बारीक होती है, लेकिन जब आप पानी में डाल के मिक्स करेंगे, अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो आपके पास पानी के अंदर एक साथ जुड़ना शुरू हो गई। वो जो जुड़ना है, इस प्रोसेस को कहते हैं कोगुलेशन। सेकंड स्टेप, ये जो कोगुलेटेड मटेरियल अब बना है, जुड़ा हुआ आपके पास मटेरियल बना है, जब ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगा अपने इर्द गिर्द और भी मटेरियल को एक साथ जोड़ के, ये स्टेप कहलाता है फ्लॉकुलेशन। ये यहाँ पर शायद लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो बहरहाल जब पढ़ेंगे तो देखिए फ्लॉकुलेशन। फिर तीसरा स्टेप होता है सेडिमेंटेशन, यानी बैठना नीचे। अब ये जब नीचे बैठ जाएगा, ठहर गया है,
तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। इस तीनों प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है क्लैरिफिकेशन। अब इसमें कोगुलेशन होगी कैसे? जो हमने शुरू में रॉ मटेरियल लिया था लाइम, वो डाल के। अब किताब पे वापस आ रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया है कि जो आपके पास मिक्स जूस था, जो आपने अपने एक्सट्रैक्ट किया था शुगर केन से विद द हेल्प ऑफ आपके जो भी मिल्स थे, डिफ्यूजर्स था, इस सबको आपने अब एक जगह, एक कंटेनर, एक चैम्बर में डाला जहां पर आप इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे। इस प्यूरिफाइड बाय एडिशन ऑफ हीट। आपका क्योंकि मिक्सचर है, हो सकता है और भी मिट्टी के जर्रात, पार्टिकल वगैरह आ गए हों। जाहिर है आप खेत से लेके आए हैं तो मिट्टी, खाद वगैरह सब कुछ होगी। आपने डायरेक्ट उसको धोए बगैर डाल दिया, और चलें धो भी दिया तब भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। ये सारा मिक्सचर आपके पास अब प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा। आप इसको हीट करेंगे, नंबर 2 लाइम ऐड करेंगे, और एक आप एसिड ऐड करेंगे जिसको कहा जाता है, एसिड नहीं एड ऐड करेंगे जिसको कहा जाता है फ्लोकुलेशन एड। एड और एसिड देख के लग रहा था, एसिड नहीं करते, एड आप ऐड करेंगे। एड क्या चीज है? हर वो चीज जो किसी काम में मदद करे। पाकिस्तान को एड दी जाती है, हालांकि ये कहनी नहीं चाहिए बात रिकॉर्डिंग में, लेकिन फिर भी चले डाल देंगे। पाकिस्तान को एड दी जाती है, क्यों दी जाती है? क्योंकि वो काम जो बगैर मदद के नहीं किया जा सकता, वो मदद करके हो जाए, तो अंग्रेजी में मदद को एड कहा जाता है। फ्लॉकुलेशन एड का मतलब क्या है? जिस चीज को आपने फ्लॉकुलेशन प्रोसेस करवाना है, तो जो मदद करेगा उसे फ्लॉकुलेशन एड कहेंगे। तो लाइम इटसेल्फ हेल्प कर रहा है, लेकिन आप इसमें और भी चीजें डालते हैं, वो एड, एड आपके यहाँ पर बताए हुए नहीं है। वो एड जब अगर बताया हो तो मैं बताया था, बहरहाल यहाँ पर आपको नहीं बताया तो इतना हम डेप्थ में नहीं जा रहे। कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, एक मिक्सचर होता है, वो डाला जाता है। बहरहाल ये आप कंपोनेंट्स डालते हैं, हीट करते हो। तो मैंने आपको जब ये एग्जांपल दी, एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, तवा नुमा, उस तवे के अंदर आप सारा का सारा एक्सट्रैक्ट किया हुआ शुगर केन जूस डालेंगे, हीट करेंगे। उस हीट करने के बाद आप लाइम डालेंगे, वो एड डाल देंगे फ्लोकुलेशन करने के लिए, और अब इसको आप मिक्स करेंगे, स्टेरिंग करेंगे। तो इंडस्ट्री में भी यही सारा काम हो रहा है। ये जो लाइम आपने ऐड किया था, ये बेसिकली आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लाइम इज अ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपके सुक्रोज सोल्यूशन के अंदर, जाहिर है जो आपका ये सुक्रोज सोल्यूशन है उसके अंदर डाला जाएगा। और फिर ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा? कैल्शियम सैकरेट। सैकरेट सैकराइड से आपके पास बना है, कैल्शियम सैकरेट बनेगा। इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, उसी तरीके से कैल्शियम सैकरेट बनेगा। आपको इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का। बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए, कैल्शियम जब आप ऐड करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, अंदर शुगर है, तो जाहिर है शुगर यानी सैकराइड, तो ये कैल्शियम सैकरेट बना के देगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, हमने लाइम क्यों ऐड किया। दूसरा पर्पज इसका ये है कि आपके पास हीट करते हैं और लाइम इटसेल्फ, दोनों का काम क्या होता है कि जब आप हीट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। एंजाइम क्या है? बैक्टीरियाज ही हैं बेसिकली। आपके पास एंजाइम कम टेम्परेचर करते हैं तब भी इनएक्टिव हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं तब भी इनएक्टिव हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हीट करने का मकसद क्या है? कभी अगर आपने गन्ने का जूस पिया हो और वो बच गया हो, आपने उसको रख दिया हो, बेशक फ्रिज में रख दें, आप देखेंगे कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ये जो कलर चेंज होने वाला फिनोमेना है, प्रोसेस है, इसको कहते हैं मोलासिस। और ये बेसिकली फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस है, फर्मेंट हो जाता है। तो इन शॉर्ट अगर आपने ज्यादा अरसे बाद इसको पिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। वो बेसिकली एक शराब नुमा चीज बन जाती है, अल्कोहल बन जाता है। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि अल्कोहल जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है। बहरहाल आपने हीट और लाइम दोनों इसलिए डाले ताकि आपके पास जो एंजाइम्स हैं इस जूस के अंदर, जो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अल्कोहल, वो स्टॉप कर दें अपनी एक्टिविटी, वो खत्म हो जाए। इसके साथ साथ आपके पास जो पीएच लेवल होता है, एसिडिक मीडियम थोड़ा सा रखता है। ये जो आपके पास जूस है, ये थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होता है। पीएच आपकी किताब के मुताबिक 5 से लेके 6.5 तक होती है। और हमने ये याद किया था इसी क्लास के अंदर कि 7 से लेस जो भी होगा वो एसिडिक होगा। तो आपको क्या करना है? इसको न्यूट्रल करना है। लाइम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि लाइम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर आपका लाइम एज अ बफर भी कह सकते हैं, बफर की तरह एक्ट कर रहे हैं, लेकिन बफर एक अलग चीज हो जाती है, काम वही कर रहे हैं। बहरहाल न्यूट्रल करना है पीएच आपकी 5 से 6.5 के दरमियान, जो एसिडिक लेवल है इसको न्यूट्रल करना है। तो नेचुरली आपका जो शुगर केन से एक्सट्रैक्टेड जूस है, गन्ने का रस इन शॉर्ट, वो थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होता है। यही सारी बातें यहाँ पर बताई हुई हैं कि आपको अपना पीएच लेवल थोड़ा सा मेंटेन करना होता है। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके पास ये रिएक्शन स्टार्ट कर देगा और खराब हो जाएगा, चीनी खराब हो जाएगी इन शॉर्ट। बहरहाल ये जो आपके पास नीचे बैठने वाला सेपरेट करने वाला प्रोसेस को यहाँ पर नाम बताया हुआ है डिफेकेशन, डेफिकेशन बोल रहे हैं, डेफिकेशन। क्या है? तो प्रोनाउंसिएशन आपको इसकी याद करते रहें, खुद देखते रहें। डेफिकेशन आपके पास क्या है, ये जो सेटल कर रहे हैं और जो आपके पास इसको सेपरेट आउट कर रहे हैं, दिस सेटलिंग एंड सेपरेशन प्रोसेस इज बेसिकली डिफेकेशन। ठीक है, डेफिकेशन, ये जो भी आपको है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट, इसमें जो रिमेनिंग रेजिडुअल है उसको कहा गया मड। ठीक है, जो रिमेनिंग रेजिडुअल सेटल हो गया, जाहिर है सेटल हो गया, इसमें जो हमारे पास यूजलेस है उसको मड का नाम दे दिया, कीचड़ का नाम दे दिया। बहरहाल ये जो जितनी भी कीचड़ है इसको आप एक अपने रोटरी वैक्यूम फिल्टर के अंदर, रोटरी वैक्यूम फिल्टर का मतलब वैक्यूम फिल्टर है, जिस तरह वैक्यूम पंप है, प्रेशर कम करके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर करके इसको फिल्टर आउट किया जाता है। और रोटरी का मतलब अंदर जब आप इसको भेजेंगे अपने एक्सट्रैक्ट को, इस मड को, तो उसमें ये आपको रोटेशन की मदद से सेपरेशन करके देगा। अब कभी आपने अगर देखा हो पानी की मोटर को काम करते हुए, तो उसके अंदर इसी तरीके की रोटेशन होती है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज पंप। सेंट्रीफ्यूज, आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर पढ़ी हो फिजिक्स के अंदर, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो रही होती है। तो बहरहाल उससे थोड़ा सा यहाँ पर लिंक किया जा रहा है, मैं इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा, वापस आ रहा हूँ। मड आपके ये जो पूरा बना है डेफिकेशन करने के बाद, ये सब कुछ जो आपकी कीचड़ बन गई है, अब इसमें से आपने शुगर को अलग करना है। पानी तो आपका हीट करके एवेपोरेट होके अलग हो गया, लेकिन अभी भी पानी मौजूद है, आपने अलग अलग करने कंपोनेंट्स। आप भेजेंगे वैक्यूम फिल्टर के पास, जिसको रोटरी वैक्यूम फिल्टर कह रहे हैं क्योंकि ये रोटेट हो रहा है, वैक्यूम फिल्टर है, वैक्यूम करके लेकिन रोटेट होके साथ साथ। साथ ही साथ बताया हुआ है कि जो रेजिडुअल सुक्रोज आपकी होगी इसको साफ किया जाएगा, इज वॉश आउट, यानी कि आप इसको साफ करेंगे, धोएंगे, किससे? पानी के स्प्रे से। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने आपको कभी किसी, वैसे आप लोगों को नहीं पढ़ाया होगा, किसी और क्लास को पढ़ाया होगा, बहरहाल जब भी हम वॉशिंग करते हैं हम स्प्रे करके करते हैं। अगर आप पौधों को फॉर एग्जाम्पल साफ करना चाहते हैं, तो पौधों को साफ करने का तरीका है कि पानी का छिड़काव कर दें। अगर मिट्टी वाली हवा चल गई और पौधे बहुत गंदे हो रहे हैं, या आपके फूल उगे हुए हैं, उसको आपने देखा कि वो गंदे हो रहे हैं, साफ करना है, आप फूल को हाथ से पकड़ के थोड़ी साफ करेंगे, ब्रश पकड़ के थोड़ी करेंगे, आपको साफ करना है तो आप स्प्रे वाटर कर देंगे। चले वापस आ जाएं, आपके कैमरे की रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। बहरहाल इसी पॉइंट पे बात कर रहा था कि आपके पास जो वाटर का स्प्रे किया जाता है, इसको इसलिए करते हैं ताकि चीजें वॉश आउट हो जाएं, और स्प्रे इसलिए करना होता है ताकि हर जगह पानी फैल जाए। बहरहाल आपके पास ये जो रेजिडुअल सुक्रोज होती है, रेजिडुअल का मतलब जो बची कुची रह गई है, इसको आप पानी की मदद से सेपरेट आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। अच्छा, स्प्रे ऑन अ रोटेटिंग फिल्टर, ये उसी फिल्टर की बात हो रही है जो वैक्यूम फिल्टर आपका है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि आपके पास जो क्लैरिफाइड जूस है, क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस मैंने समझा दिया, 3 स्टेप प्रोसेस होता है, इसमें आप डेफिकेशन कह लें, ये उसके अंदर शामिल होता है। तो बार क्लैरिफाइड जूस जिसके अंदर आपने सब काम कर लिया, पीएच भी न्यूट्रल कर दी, उसके अंदर आपने कोगुलेशन फ्लोगुलेशन सब कुछ कर लिया, उसको नीचे सेटल डाउन कर लिया, कीचड़ भी बना दिया, सब कुछ कर दिया। अब उसके बाद जो आपका ये जूस निकल के आ रहा है, इसको आप भेजेंगे इनटू मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर अब क्या होता है? इवेपोरेटर, अगर मैं कहूँ ये पहला इवेपोरेटर है, ये दूसरा इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर का काम क्या है? इवेपोरेटर का काम बेसिकली आप क्या करते हैं? इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेटर नाम ही बात है ना, इवेपोरेट कर रहे हैं। अब इवेपोरेट का मतलब क्या है? आपने नीचे यहाँ पर हीट
किया होगा, आग जलाई होगी, टेम्परेचर दिया होगा, तो आग का टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर जो लिक्विड है वो गैसेस फॉर्म में चले जाएगा, और लिक्विड के अंदर जो सॉलिड है वो नीचे बैठ जाएगा। इवेपोरेटर तो यही करता होगा। अब मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर का मतलब क्या है? आपने यहां से अपना लिक्विड एंटर किया, जो गैस बननी थी वो गैस ऊपर आ गई, जो भी लिक्विड यहाँ पर अब बचा है उसको यहाँ से आपने वापस दूसरे स्टेज पे भेजा, और अब ऊपर से आपने लिक्विड कौन सा जो यहाँ पर मौजूद था उस लिक्विड को आपने दूसरे स्टेज में भेजा। इधर भी हीट कर रहे होंगे, ये भी आपके पास इधर कुछ ना कुछ लिक्विड बनेगा, बाकी सारी गैसेस आपकी यहाँ पर होंगी। इधर से एक और आपके पास स्ट्रीम जाएगी तीसरे एवेपोरेटर में। तो यहाँ पर आपको कहा हुआ है कि 3 to 5 मल्टीपल इफेक्ट। मल्टीपल इफेक्ट का मतलब अगर ये सिंगल इफेक्ट होता तो सिंगल यूनिट के अंदर सारी इवेपोरेशन होती। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर का मतलब कि मल्टीपल यूनिट्स हैं और अलग अलग यूनिट में अलग अलग इफेक्ट हो रहा है, मतलब अलग अलग यूनिट में अलग अलग इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है। ये क्यों किया जाता है? ताकि आपके पास लॉसेस कम से कम हो, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने। जो गांव देहात में लोग इस बड़े से बर्तन के अंदर कर रहे थे काम, उसमें और इसमें फर्क मेन ये है कि यहाँ पर लॉसेस जब होंगे, इवेपोरेशन होगी तो चीनी भी बाहर निकलेगी। इतने बड़े से बर्तन में आपको इतना छोटा सा एंड में गुड़ मिलेगा, लेकिन वहीं पे अगर आप इस इवेपोरेशन प्रोसेस पे जाएं तो आपको अच्छा खासा जो लॉसेस हैं वो कम से कम मिलेंगे, अच्छा खासा प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहरहाल वापस आ रहा हूँ। तो आप क्या करते हैं, इसको पंप करते हैं टू अ सीरीज ऑफ 3 to 5 मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स। मैंने तो 3 ड्रॉ किए हैं, 5 तक हो सकते हैं, डिपेंड करता है हर इंडस्ट्री के ऊपर, या पीछे से जो शुगर केन है उसकी कंपोजिशन क्या आ रही है। ये आपके पास थोड़ा सा मेन पॉइंट था। अब आगे पॉइंट सिंपल सिंपल से अगले प्रोसेस पे बात कर रहे हैं। अगला प्रोसेस क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या? पानी की क्वांटिटी कम से कम करना। अब आपका जो शुगर केन है स्टार्टिंग में 10 से 15%, इधर शायद वैल्यूज लिखी हुई हो, बहरहाल 10 से 15% आपका सुक्रोज है, बाकी जितना भी है वो पानी है। या मैं उल्टा कह रहा हूँ, 90% से ज्यादा पानी होगा, बाकी सारा सुक्रोज होगा। एग्जैक्टली मुझे वैल्यूज याद नहीं, नेट पे जाके आप देख सकते हैं। मेन बात क्या है, मेजॉरिटी मोर देन द शुगर वाटर प्रेजेंट है शुगर केन के अंदर, तो हमें क्या करना है, उस पानी को निकालना है। अब आप कुछ भी कर लें, इवन दैट इवेपोरेशन प्रोसेस, मल्टीपल इफेक्ट का फायदा ही होता है कि आपके पास इवेपोरेशन हर स्टेज में होती रहेगी, तो पानी इवेपोरेट होता जाएगा, लेकिन तब भी पानी आपके पास रहता है। उस पानी को निकालने के लिए आप एक अलग से प्रोसीजर पे लेके जाते हैं। यहाँ पर आपके पास कंसंट्रेशन के ऊपर वही बात की है, अलग से प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में आप क्या करते हैं कि आपके पास जो शुगर केन था उसमें सारा रस तो आपने निकाल लिया। अगर एक शुगर केन लें, उससे आप हाथ में पकड़े तो अच्छा खासा भारी होगा। यानी एक आपके पास फर्ज कर रहे हैं 3 फीट लंबा शुगर केन का डंडा, कम से कम भी आपके पास 2-3 किलो का तो होगा। वहीं पे उसका सारा रस निकाल लें, कभी किसी शुगर केन यानी गन्ने वाले के पास जाएं, उससे रस निकलवा के पी लें आप। लेकिन एक दफा पहले वजन मेजर कर लें उसका रस निकालने से पहले, और जब आपका सारा का सारा रस निकल जाए उसके बाद उसका वजन मेजर करें। वो इतना हल्का होगा कि चंद ग्राम्स होंगे, आप उसे एक उंगली से भी उठा सकते होंगे। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास वो सारा का सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जूस, तो जो पीछे रेजिडुअल पार्टिकल, रेजिडुअल शुगर, जो आप कह रहे हैं शुगर केन, रेजिडुअल गन्ना जो रह गया है उसको हम कहते हैं बागेस। ठीक है, ऐसी कोई जुमला है आपकी डायग्राम में शायद मेंशन है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बागेस। इसका काम क्या है? इसका काम है ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, या नॉर्मल गांव के लोगों की बात करते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे आग जलानी है, उन्होंने रस तो निकाल लिया, रस सारा इसके अंदर डाल दिया बर्तन के अंदर, नीचे आग वो उसी शुगर केन, उसी गन्ने के रेजिडुअल से जलाते हैं, क्योंकि वो एंड में क्या है, लकड़ी तो है। ठीक है, आपके पास जो शुगर केन है, जूस निकाल लिया, उसके बाद वो क्या है, लकड़ी की फॉर्म ही तो है एक। उसका काम क्या है, जलाने के लिए काम आ सकता है, आप यहाँ पर आग लगा देते हैं उस।
ये जो आपके पास रेजिडुअल यानी बगेस है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन आप खुद देखते रहे, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये जो आपके रेजिडुअल ऑफ शुगर केन है, जिसमें सारा आपने निकाल लिया रस, अब इसे आप इंडस्ट्री के अंदर एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल का मतलब क्या, जलाने के लिए। इंडस्ट्री में आपने लगाए होते हैं बड़े बड़े बॉयलर्स। बॉयलर का काम क्या है, बॉईल करना। बॉईल करके क्या देता है, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है। अब इंडस्ट्री में जो स्टीम है, स्टीम जनरेशन, स्टीम इस्तेमाल की जाती है ताकि आपकी टरबाइन उससे जले और बिजली बनाई जाए। तो ज्यादातर आपके गांव देहात में लोग बिजली अपनी ऐसे ही बना रहे होते हैं। तो आपके पास ये जो शुगर केन है, इसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। ये फ्यूल आपका जब जलेगा, बॉयलर आपकी स्टीम जनरेट करके देगा। वही स्टीम आप अपने एवेपोरेटर्स के अंदर भी डालेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और उसी स्टीम से आप अपनी बिजली भी बना रहे हो। बहरहाल एक पॉइंट आया तो मैंने आपसे कहा डिस्कस कर लूँ, डायग्राम में दोबारा हम डिस्कस करेंगे। वापस आ रहा हूँ पॉइंट पे। स्टीम आप यूज कर रहे हैं टू हीट द फर्स्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एवेपोरेटर, यानी पहले एवेपोरेटर को हीट करने के लिए आपने क्या किया, स्टीम का इस्तेमाल किया। यहाँ मैंने कहा था कि हम आग जलाएंगे, हम आग नहीं जला रहे, हम स्टीम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आप इवेपोरेटर को स्टीम से गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे। अगले में ऑटोमेटिकली आपके स्टीम यूज हो जाएगी, वही स्टीम जो शुरू में यूज हुई थी। और अगर आपको दोबारा यूज करना है तो आप उसको हीट कर लें नीचे से। वापस आ रहा हूँ। आपका ये जो जूस है इसको बॉईल करेंगे, उसके बाद फिर निकालेंगे और नेक्स्ट इवेपोरेटर में डालेंगे। और नेक्स्ट इवेपोरेटर को फिर, अब जो पहला इवेपोरेटर है वही हीट कर रहा होगा। ठीक है, वही जो अभी मैंने कहा कि आपके पहले इवेपोरेटर में स्टीम जाएगी, अब वो अगले इवेपोरेटर में वही आपकी स्टीम इस्तेमाल हो रही है, वही आपका टेम्परेचर इस्तेमाल हो रहा है। मल्टीपल इफेक्ट का फायदा ये है कि अगर फर्ज करें यहाँ पर 500 डिग्री है, तो यहाँ पर आते आते 150 डिग्री हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है। अब आप जब गन्ने का जूस निकालेंगे या शुगर निकालेंगे, आपको पिघली हुई शुगर थोड़ी चाहिए, क्रिस्टल फॉर्म में चाहिए, उसका मतलब ठंडी होनी चाहिए। तो आपके शुरू वाले में ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो अगले में जाते जाते टेम्परेचर खुद ब खुद कम हो जाता है। बहरहाल ये पॉइंट आपको याद करना है, ये समझ आना चाहिए। अब आगे मजीद पॉइंट आपको बताया हुआ है कि इस पूरे प्रोसेस में जब ये चलता रहेगा, तो आपके पास जो जूस है वो सेपरेट आउट होता रहेगा, और आपके पास नीचे सेटल डाउन होता रहेगा क्रिस्टल पार्टिकल्स। लेकिन अगेन क्रिस्टल आपके एज इट इज डायरेक्ट नहीं आते। बताया हुआ है कि 10 से 15% सुक्रोज इसमें होगा एंड तक। यानी इतना सब कुछ करने के बाद अभी भी सिर्फ 10 से 15% आपका जो सुक्रोज है वो आपके पास आया है। इसको आपने कंसंट्रेट करना है इस पूरे प्रोसीजर के अंदर। एक सिरप टाइप बनेगा। पानी और सिरप में फर्क पता होना चाहिए। कभी डॉक्टर को दिखाया होगा, उन्होंने रंग बिरंगे सिरप्स पिलाए होंगे आपको, कभी बड़े गंदे टेस्ट के होते हैं। सिरप क्या है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। पानी ऑन द अदर हैंड, उसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी कम होती है। तो बहरहाल आपके पास सिरप आपका बनेगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और फिर उसके बाद 55 से 59% सुक्रोज मिलेगा। स्टार्टिंग में कितना आया था, 10 से 15%, 10 से 15%, और एंड में जाते जाते 55 से 59% आपका सुक्रोज कन्वर्ट हो जाए, यानी इतना सारा पानी आपने निकाल लिया। अभी भी 40 से 45% पानी मौजूद है। अब वो 40 से 45% कैसे आप पानी निकालेंगे, एक और जुमला लिखा हुआ है, एंड 60 to 65% बाय वेट टोटल सॉलिड। टोटल सॉलिड अगर आप चेक करेंगे तो जितना भी पानी है उसमें से, जितना भी कंपाउंड है उसमें 60 to 65% सॉलिड है। तो ये जुमले अगर नहीं समझ आते तो कोई इतने लाजमी नहीं है, बहरहाल याद कर लें, मैं आपको ये हिदायत दे सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अभी तक हमने चीनी के दाने नहीं बनाए। अभी तक आपके अम्मी अब्बू इंतजार कर रहे हैं चाय के लिए, चीनी आप बना के लेके नहीं आ रहे। आपके अब्बू बैठे हुए हैं, अम्मी बैठी हुई हैं, आवाजें दे रहे हैं कि चाय कब आएगी। चीनी, आप उसके लिए परेशान है कि चीनी घर पे नहीं है। तो चीनी कैसे बनेगी, क्रिस्टलाइजेशन करके। आपकी इंडस्ट्री ने अगर क्रिस्टलाइजेशन करना छोड़ दिया, चीनी आपकी कभी बनेगी नहीं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए भी आपके पास ये जो गाढ़ा सा सिरप आया है, इसके अंदर आपको कुछ क्रिस्टल्स डालने पड़ेंगे चीनी के। चीनी बनाने के लिए चीनी डालनी पड़ेगी, क्रिस्टल्स डालने पड़ेंगे। तो बहरहाल अब इस पॉइंट के ऊपर बात करें, क्रिस्टलाइजेशन करना है कंसंट्रेटेड जूस का।
ये जो सिरप आपने निकाला है एवापोरेटर से, इसको आपने वैक्यूम पैन के अंदर भेज दिया। अगेन वैक्यूम के अंदर काम हो रहा है सारा। पैन तो पता है ना, तवे को कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप इसको और इवेपोरेट करेंगे, क्योंकि ऊपर आपको अगर याद हो 55 से 59% सुक्रोज था, बाकी पानी था। उस पानी को भी तो निकालना है। तो आपने इसको फर्दर इवेपोरेट किया अंडर वैक्यूम। उसके बाद आप जब इसको, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कर रहे हैं, तो ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है? वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा मैक्सिमम, हीट करके आप उसको मैक्सिमम करते थे। तो वैक्यूम करने का भी तो मकसद वही है। आपने पढ़ रखा है कि टेम्परेचर और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो आपके पास बहरहाल यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं, सुपर सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं। सुपर सैचुरेशन का मतलब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। फाइन सीड क्रिस्टल्स आर एडेड। फाइन सीड क्रिस्टल का मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा कि आपको एक दरख्त उगाने के लिए बीज पहले डालना पड़ता है, तब वो दरख्त, पहले पौधा फिर दरख्त बनेगा। फिर अगले दरख्तों की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसमें से जो बीज गिरेंगे वो आपके नए नए दरख्त उगाते रहेंगे। तो उसी तरीके से एक क्रिस्टल, पहला क्रिस्टल बनाने के लिए आपको उसका सीड क्रिस्टल डालना पड़ेगा। पहली चीनी का पार्टिकल बनाने के लिए आपको पहले खुद से चीनी डालनी पड़ेगी, वो क्रिस्टल डालना पड़ेगा। उस पहले क्रिस्टल को आप कहते हैं सीड क्रिस्टल। अब ये फाइन क्वालिटी का होना चाहिए। जब भी कभी कोई किसान खेती बाड़ी कर रहा है और उसे अगली फसल उगानी है, तो जो सबसे फाइन क्वालिटी के दाने होते हैं, सबसे फाइन क्वालिटी के सीड्स होते हैं, वो अलग कर लेते हैं। जो पहली फसल होती है, क्योंकि सबसे फाइन क्वालिटी की होती है, उसको अलग कर लिया जाता है, अगली दफा काम आएगी। उसके बाद दूसरी आप जो निकलती हैं फसलें, उनको आगे बेच देते हैं। लेकिन सबसे जो फाइन क्वालिटी है उसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगली दफा दोबारा उगाना भी तो है। सिमिलरली फाइन सीड क्रिस्टल्स आप अलग से रखते हैं, उन्हें ऐड करते हैं। अब उन क्रिस्टल्स के साथ बाकी अंदर जो सिरप के अंदर सुक्रोज पार्टिकल थे, वो और आके जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक क्रिस्टल के साथ दूसरा जुड़ेगा, फिर तीसरा जुड़ेगा, चौथा, पांचवा, करते करते एक बड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो फॉर्म हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब इसके लिए लाजमी आपको क्रिस्टल फॉर्मेशन आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस क्लास में नहीं तो 9 क्लास में लाजमी पढ़ाया होगा। बहरहाल वापस आ रहा हूँ। जो आपके पास सिरप था, इसको यहाँ पर कहा हुआ है मदर लिक्वर, यानी जो स्टार्टिंग का जो सिरप अभी आया है, जिसमें आप ये फाइन पार्टिकल्स डाल रहे हैं क्रिस्टल के, इस शुगर के सिरप को यहाँ पर कह रहे हैं मदर लिक्वर। ये सारे इसके आगे जो आपके क्रिस्टल्स बनेंगे, वो इस सिरप की वजह से बनेंगे, इस मदर लिक्वर की वजह से बनेंगे। बहरहाल इससे क्या होगा, आपको सॉलिड प्रेसिपिटेट, यानी कि जो चीनी के दाने जैसे होते हैं, वैसे तो खैर नहीं, लेकिन आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। अब आपका जो सिरप है वो लिक्विड के बजाय सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सिरप में तब्दील होगा ऑफ अबाउट 50% बाय वेट क्रिस्टलाइन शुगर। यानी आपको 50% बाय वेट, यानी वजन लेके हम मेजर करेंगे तो 50% आपको क्रिस्टलाइन शुगर मिल जाएगी। बाकी 50% कुछ और भी होगा, जैसे पानी वगैरह या दूसरे जो नॉन क्रिस्टलाइन शुगर है वो मौजूद होगी, जिससे बाद में शराब बनाएंगे लोग, यानी कि अल्कोहल बनाएंगे। वापस आ रहा हूँ। क्रिस्टलाइजेशन इज अ सीरियल प्रोसेस, और इसको हम नाम रखते हैं ए मोलासिस, बी मोलासिस, सी मोलासिस। मैंने शुरू में ये टर्म यूज की थी मोलासिस की। तो क्रिस्टलाइजेशन आपके पास जो हो रही है यहाँ पर, ये एक सीरीज में हो रही है, सीरियल वाइज हो रही है। आपके पास एक गाढ़ा सा सिरप है, उसकी मदद से आपने फर्दर पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट शुगर पार्टिकल्स बनाए, क्रिस्टलाइन शुगर। तो आप इसको क्या करते हैं, सीरियल प्रोसेस, सीरियल वाइज नंबर देते हैं, ए बी सी डी, इस तरह नाम रख देते हैं। बहरहाल, और जो फाइनल मोलासिस है उस तक आप लेके चलते हैं। अब अगर फाइनल 5 है तो ए बी सी डी ई, ई मोलासिस तक 5 आपके टोटल हो गए। ठीक है। तो बेसिकली आप सैंपल कह लें इसको या कुछ भी, जिसके अंदर आपका यहाँ बताया 25% सुक्रोज होगा और 20% ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का कम्बिनेशन होगा। ये चीजें याद करनी है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, ये प्रोसेस है, प्रोसीजर है। बहरहाल वापस आ रहे हैं। अब आपके पास शुगर बन गया, क्रिस्टलाइन शुगर आ गई। आपके पास नॉन क्रिस्टलाइन शुगर भी होती है। अब अगर यहाँ
डिस्कस किया है वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं जब डायग्राम पढ़ाऊंगा दोस्तों को बताऊंगा। तो क्रिस्टल सेपरेशन करनी है आपने, अब क्रिस्टल तो बन गए। अब क्रिस्टल के साथ नॉन क्रिस्टलाइन शुगर पार्टिकल्स भी हैं, सिरप अभी भी मौजूद है। उस सिरप को आपने अलग करना है और क्रिस्टल्स को अलग करना है। तो आपके कपड़े फॉर एग्जांपल जब अम्मी धोती होंगी आपके कपड़े, या आप खुद भी धोते होंगे, तो आपने उसको पानी में धोया। अब धोने के बाद सुखाना क्यों पड़ता है? क्योंकि उस कपड़े के अंदर पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। सिमिलरली आपके पास जो शुगर है उसके अंदर वो सिरप चिपका हुआ है, एब्जॉर्ब तो खैर नहीं कहूंगा, लेकिन आपका डिपॉजिट हुआ हुआ है, ऊपर लेयर बनी हुई है। आपने उसको सेपरेट करना है। दोबारा आप क्रिस्टल जितने भी हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं ना, बास्केट टाइप सेंट्रीफ्यूज मशीन। बास्केट, कभी आपने बास्केट पकड़ी हो, बाल्टी पकड़ी हो, तो बास्केट सबने देखी होगी, फ्रूट बास्केट होती है, बास्केट तो नॉर्मल चीज है, सब देखी होगी। उस तरह की एक आपके पास सेंट्रीफ्यूज मशीन है। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के जो आपके सेपरेशन करे। एक डिवाइस होती है, उसके अंदर हम अपना सैंपल डालते हैं, वो इतनी स्पीड में घूमती है, 10,000 आरपीएम, 15,000 आरपीएम, इस स्पीड से। आरपीएम तो पता है ना क्या होता है, रेडियंस पर मिनट भी कहते हैं, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट भी कहते हैं, अलग अलग है। तो आरपीएम बेसिकली आपका होता है रेवोल्यूशन पर मिनट या रेडियन पर मिनट, कोई एक मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। फिजिक्स में आपने ये टर्म्स पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो गाड़ी के अंदर एक होता है आरपीएम मीटर, वो तो देखा ही होगा, ठीक है। तो जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, रेडियन पर मिनट तो नहीं, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। चेक कर लेंगे बहरहाल बाद में, अभी हमारा टॉपिक का कंसर्न नहीं है यहाँ पर। वापस आ रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या है, या आप लोगों ने वैसे नहीं देखी। इसका काम क्या है? हाई रोटेशन करके, हाई स्पीड में सर्कुलर मोशन करके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके सेपरेट करना सॉलिड पार्टिकल को और लिक्विड पार्टिकल को, ठीक है। बचपन में योयो चलाया है, वो एक होता था ना, उसके तार लगी हुई होती थी, और उसके जो है कार्टून वगैरह भी बड़े आते थे। आपने योयो चलाया होगा, लेकिन योयो से पहले एक और चीज आती थी, आप लोगों को तो शायद याद ना हो, या हो सकता है उस वक्त पैदा भी ना हुए हो। तो उस वक्त आपके नूडल्स के पैकेट के अंदर ही इस तरह एक खिलौना आता था कि आपके रस्सी से पकड़ के आप खींचते थे, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता था, फिर आप उसको रस्सी से पकड़ के दोबारा वो योयो की तरह स्पिन करता था। इसी फिनोमिना को देखते हुए एक और आपके पास मुझे याद पड़ रहा है केस था, एक बच्चा था, उसने एक डिवाइस, सेंट्रीफ्यूज डिवाइस ही उसने बनाई थी, जिससे वो कोई चीज सेपरेट कर रहा था, मेरे ख्याल से सेल सेपरेट कर रहा था, ऐसी कोई सेपरेट कर रहा था। मैं ये अभी बात कर रहा हूँ अपनी याददाश्त की बुनियाद पर, मुझे कुछ अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेंशन है कि एक बच्चे ने उस फिनोमिना की मदद से आपके पास सेंट्रीफ्यूज मशीन डिजाइन की थी। उसका काम क्या है कि हाई स्पीड में रोटेशन होती है, हाई स्पीड में रोटेशन करते हैं, तो आप सेल के अंदर जो सेल वॉल्स वगैरह, सेल का जो भी होता है, उसे भी सेपरेट कर सकते हैं। तो बहरहाल इतनी डेप्थ में वापस नहीं जा रहे, वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है समझ भी ना आया हो मैंने क्या कहा है। तो वापस आ रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन का काम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके चीजों को सेपरेट करना। तो बहरहाल ये आपके मशीन क्या करता है, कंटिन्यूसली उसको ब्रेक डाउन करेगा, क्रिस्टल को सेपरेट करेगा थ्रू सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस, यानी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेगा, और फिर सेपरेट करने के बाद आपके पास एक फाइन जेट वाटर स्प्रे आप करेंगे। जेट तो पता होगा ना कि हाई स्पीड को कहते हैं, और वाटर स्प्रे का मतलब वाटर की आपने छिड़काव करना है। हाई स्पीड के साथ वाटर का स्प्रे करेंगे, ताकि जितना भी आपके अगर कोई रेजिडुअल उस क्रिस्टल के ऊपर रह गया है, वो भी पानी के साथ एब्जॉर्ब होके निकल जाए। तो ये मैं लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ये सारी चीजें याद करनी है और आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ पर आपने स्प्रे किया तो जो आपके पास शुगर है उसको आपने सेपरेट आउट करना है। यहाँ पर एक और जुमला लिखा है, स्प्रेड ऑन द शुगर प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल बास्केट। तो जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन जहाँ पर थी, वो जो बास्केट थी, उसके जो कोनों में शुगर रेजिडुअल रह गया है, उसको भी ये निकाल देता है। और इससे फायदा क्या होता है कि आपका रिड्यूसिंग द सिरप कोटिंग ऑन ईच क्रिस्टल। एक एक छोटे छोटे दाने पे जो शुगर की कोटिंग हो जाती है, वो शुगर तो खैर नहीं, जो सिरप है उसकी कोटिंग हो जाती है, उस कोटिंग को भी ये निकाल देता है। इतनी डेप्थ में आपके पास यहाँ पर टॉपिक दिया है, लेकिन बहरहाल अब पढ़ना तो है।
और इसमें डायग्राम्स नहीं है आपकी किताब में, तो आपको अपनी इमेजिनेशन ही स्ट्रॉन्ग करनी है। आपके दिमाग में इस वक्त क्रिस्टल ऑफ शुगर आना चाहिए। उस क्रिस्टल ऑफ शुगर पे आपके पास एक सिरप चिपका हुआ दिमाग में आना चाहिए। और जिस तरह आपके हाथ में कभी कोई कीचड़ लग जाती है और आप हाथ धोते हैं और हाथों से वो कीचड़ जैसे स्लिप होते हुए निकल जाती है, वैसे ही आपके शुगर के ऊपर से पानी की मदद से ये सारा कीचड़ निकल जाएगा, सिरप निकल जाएगा। इमेजिनेशन आपको खुद अपनी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करनी होगी, यहाँ पर आपको डायग्राम हर चीज की नहीं दी जा सकती। लास्ट पॉइंट है, उसके बाद फिर आपकी डायग्राम पे आ रहा हूँ। यहाँ पर बताया है कि मॉडर्न फैक्ट्रीज के अंदर जो वॉशिंग प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपके पास हाई प्योरिटी रॉ शुगर आ जाए। ये पॉइंट ना कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप ना भी याद करें ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन बहरहाल आपको एक एक लाइन टू लाइन समझ आना चाहिए यहाँ पर बात हुई क्या है। तो ये आपके पास सिंपल सा एक टॉपिक है। अब इसके बाद एक डायग्राम है छोटी सी, वो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर इसके बाद आपका आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक किसी हुई कंफ्यूजन? उससे बनाना बहुत मुश्किल काम है, शुगर केन से बनाना बहुत आसान है, नंबर वन। नंबर टू, बना भी लिया चले। नंबर टू, आपके उस शहद को कलेक्ट कैसे करें, इतनी मास प्रोडक्शन कैसे करें? शहद की मक्खियां इतनी थोड़ी शहद बनाती हैं। हर घर में फर्ज करते हैं 1 किलो नॉर्मल एक हफ्ते चलता है, नॉर्मल, ठीक है। महीने के 4 से 5 किलो आप शुगर लगा दें, 5 किलो एक घर के। पूरे मुल्क में कितने घर? एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 करोड़ घर होंगे। 1 करोड़ तो यहाँ की आबादी है, ठीक है। 1 करोड़ घर ले लेते हैं, यानी कि आपके पास 5 करोड़ चीनी चाहिए, 5 करोड़ किलो। अब इसको आप खुद ही अंदाजा लगा लें, 5 करोड़ किलो शहद से अगर हम चीनी सारी की सारी भी कन्वर्ट कर, अभी हमने सीखा कि कितनी थोड़ी चीनी निकलती है, 10 से 15% होती है। यानी इतने सारे अगर आप 100 गन्ने लेंगे तो 15 गन्ने बस चीनी निकाल रहे होंगे उसके। तो इतनी ज्यादा मिकदार में शहद जनरेट कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो इसलिए हम इंडस्ट्री में वो काम इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें आपको एक तो आसानी हो, पैसे कम खर्च हो रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, और एंड प्रोडक्ट दोनों का अगर सेम है तो हम वो अल्टरनेट रूट यूज करें ना जो आसान है हमारे। हम उस जगह क्यों जाएं कि लोगों को शहद की मक्खी डंक भी मार रही है, लोग बीमार भी हो रहे हैं। शहद की मक्खियां अक्सर और बेशतर आपके ऊंची जगहों पर छत्ता बनाती हैं, अब लोग जख्मी भी हो रहे हैं उसको तोड़ने के चक्कर में। तो बहुत ज्यादा झंझटें हैं। फार्मिंग भी होती है, ऐसा नहीं है फार्मिंग नहीं होती है, लेकिन उस फार्मिंग में भी इतनी ज्यादा आपके पास प्रोडक्शन हो नहीं सकती। और फिर वेरिएशन बहुत है शहद के अंदर। जिस जगह शहद की मक्खी अपना छत्ता बना ले, उसके करीब जो फल होगा या जो भी आपके जहाँ से वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो वो आपके उस जगह का उस फ्लेवर का होगा। शहद के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, आम के दरख्त के करीब अगर किसी ने शहद बनाया है तो वो आम के फ्लेवर का शहद आ रहा होगा। फूलों के जगह पर कहीं शहद बन रहा है तो फूलों का फ्लेवर आ रहा होगा उसमें। तो अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर होता है, तो इतनी वेरिएशंस आप बनाएंगे तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। हालांकि चीनी का टेस्ट क्या है, एक जैसा है। पूरी जगह गन्नों का जो जूस है वही जैसा आपको टेस्ट मिलेगा, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन वो इस प्रोसेस के थ्रू एक जैसा हो जाएगा। बहरहाल डिफरेंट डिफरेंट चीजें। और किसी को कोई सवाल? चले अब आ जाए अपने डायग्राम को देख लें। बस 2-4 मिनट आपके इसमें लगाऊंगा क्योंकि आपने ये पूरा टॉपिक बहुत डिटेल में, मैं उम्मीद करता हूँ, समझ लिया होगा। मैं ये एक्सपेक्टेशन आपसे बिल्कुल नहीं रख रहा कि आप याद भी कर लेंगे इसको, या इसको आप कल के बाद दिमाग में बिठा के रखेंगे। एटलीस्ट अभी जो मैंने पढ़ा है ये आपको समझ आ गया होगा, जितना मैंने कोशिश की है। कम से कम 30% तो आ ही गया होगा, तो इतना काफी है। डायग्राम देख लें। डायग्राम में सबसे पहले तो आपकी शुगर केन है, उसने ग्रो होना है, फिर आपने उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्ट करने के बाद आपने उसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है ट्रक्स के थ्रू या जैसे भी। उसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद आपने एक जगह इकट्ठा कर लेना है, स्टोर कर लेना है। स्टोर करने के बाद आप उसके कटिंग करेंगे, रोटरी नाइफ जो आपने पढ़ा था, आप इसको कट करेंगे। कट करने के बाद आप इसको प्रेशर मिलिंग का मतलब क्या है, इसका रस निकालेंगे। जो आपके पास बाहर सड़क पे गन्ने का जूस बेच रहा है उसके पास यही चीज तो है, प्रेशर मिल उसको कहते हैं। तो प्रेशर मिलिंग आपका क्या करेगा, प्रेसिंग कहें या मिलिंग कहें, प्रेशराइज करके ही होता है। बहरहाल
ये प्रेस करेंगे तो सारा का सारा रस निकल जाएगा। ये जो रस निकलेगा तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ ये बगेस आपके पास जाएगा, रेजिडुअल शुगर केन। ये सारा का सारा आप भेजेंगे फैक्ट्री जहाँ पर पावर जनरेशन हो रही है। तो पावर स्टेशन को आपने भेजा, वहां पर एज अ फ्यूल इसको ये जलाया जाएगा। फिर वहां जब बॉयलर को ये जलाएगा, गर्म करेगा, तो बॉयलर पानी को हीट करेगा, वो पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, वही स्टीम आप अपने प्रोसेस में यूज कर लेंगे। तो बहरहाल आपने प्रेसिंग करने के बाद वो जो जूस निकाला सारा, उसको क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा। क्लैरिफायर के अंदर आप भेजेंगे जिसमें आप लाइम वगैरह ऐड करें, पूरा वही जो पढ़ा है वो सब यहाँ पर डायग्राम में बना है। फिर ये पूरा प्रोसीजर आपके पास आगे इवेपोरेशन पे जा रहा है। इवेपोरेशन में मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन हो रही है। स्टीम आप पहले वाले स्टेज में डाल रहे हैं, और इवेपोरेशन करने के बाद जो आखिर में आपके पास मिला उसमें क्रिस्टलाइज शुगर अलग हो गई, और जो नॉन क्रिस्टलाइज शुगर थी उसको आपने डिस्टिलेशन कॉलम में, जहाँ पर यहाँ लिखा है फर्मेंटेशन डिस्टिलेशन, के अंदर भेजा। डिस्टिलेशन कॉलम क्या करेगा, उसको मजीद ब्रेक डाउन करेगा इनटू इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल में। और इथाइल अल्कोहल में ब्रेक डाउन होने के बाद आप इसको मल्टीपल, यहाँ पर बताया भी है कि आप जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, जैसे क्लैरिफायर के अंदर से आपको लाइम फर्टिलाइजर मिल रहा है, यहाँ पर आपके डिस्टिलेशन से इथेनॉल मिल रहा है। चलें बेटा, मैं यहाँ पर आपको अलग से ही रिकॉर्ड करके ये पूरा टॉपिक समझा रहा हूँ। मैंने गालिबन आपको यहाँ तक सारा समझा दिया था, पूरा प्रोसेस क्लास के अंदर, क्योंकि फिर हमारा कैमरा उस वक्त बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, बंद हो चुका था। इस वजह से मैंने सोचा कि बाद में अगले दिन पढ़ाने के बजाय मैं अलग से रिकॉर्ड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर हम नया टॉपिक कर रहे होंगे। मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको समराइज़ कर रहा हूँ कि आपके पास यहाँ से शुगर केन आपने निकाला, इसको हार्वेस्टिंग की, और फिर कट करने के बाद आपने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स इसको ट्रांसपोर्ट किया। एक जगह पर हम इसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद हम उसको क्रश करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में उसको तकसीम करते हैं। फिर वो क्रश किया हुआ आप उसको प्रेस करेंगे, ताकि जितना भी आपके पास एक्सट्रैक्ट करना है जूस, वो हम एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल लें। और आफ्टर एक्सट्रैक्शन ये आपके पास जाएगा क्लैरिफायर के अंदर, जहाँ पर आप अपना लाइम को ऐड करते हैं। लाइम ऐड करने का मकसद, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में डिस्कस करवा दी थी। बहरहाल इसको हम मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में भेजते हैं। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर का मकसद ये होता है कि आपके वो कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, आपके वाटर को वो निकाल देगा बाहर, इवेपोरेट कर देगा। ये जो स्टीम है, ये भी पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी थी कि जो हमारे पास रेजिडुअल शुगर केन होता है, जिसको हम बगेस कहते हैं, ये आपके पास जाएगा पावर स्टेशन में एज अ फ्यूल। ये वहाँ पर जो बॉयलर्स होते हैं वहाँ पर उनको स्टीम जनरेट करने के लिए हीट अप करेगा। और फिर बॉयलर जब स्टीम जनरेट करेगा, स्टीम जनरेशन से आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और सिमिलरली आपके पास यही स्टीम दोबारा हम यूज़ करते हैं इन इवेपोरेटर्स। बहरहाल इस स्टीम की मदद से आपके पास जो सिरप था, उसमें क्रिस्टलाइजेशन आप करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए आप सीड क्रिस्टल का एडिशन करते हैं। फिर आपके पास क्रिस्टलाइजेशन जब हो जाती है, तो क्रिस्टलाइजेशन यूनिट अलग है, जहाँ पर क्रिस्टल्स, जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं, उन्हें हम यहाँ पर सेपरेट करते हैं। और जो हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइज शुगर होती है, नॉन क्रिस्टलाइन शुगर आपके पास यहाँ पर जाती है डिस्टिलेशन कॉलम में, जहाँ पर फर्मेंटेशन होगी, मोलासेस बनेगा। और फिर उसको हम फिर ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इथेनॉल, और आपके पास डिफरेंट फर्टिलाइजर यहाँ पर बनते हैं। ये लाइम फर्टिलाइजर है, और आपके पास जो आपका रेजिड्यू रह गया था उससे भी एक फर्टिलाइजर, विनेस फर्टिलाइजर, ये बनता है। तो बहरहाल ये सारे आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं। और रही बात यहाँ पर जो हमारा क्रिस्टलाइन शुगर था, इसमें से भी हमें रॉ शुगर मिलती है, और फिर हमारे पास मोलासेस, ये भी अलग होता है। तो आपके पास नॉन क्रिस्टलाइन शुगर से ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और जो क्रिस्टलाइन शुगर है उससे ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एंड में क्योंकि हमें चाहिए थी शुगर, शुगर प्रोडक्शन हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ रहे हैं, तो शुगर हमने यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस के थ्रू निकाल ली है। अब ये रॉ शुगर है। रॉ शुगर का मतलब ये होता है कि ये आपके पास सिंपल ब्राउन शुगर कह लें, या इसको आप, जो हम नॉर्मली बात करते हैं गुड़, तो आप इसको गुड़ भी कह सकते हैं। तो ये आपका रॉ शुगर है। अब इसको रिफाइंड शुगर बनाना है, तो आप इसके और फर्दर स्टेप्स हैं, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। बहरहाल ये सिंपल सी आपकी फ्लो शीट डायग्राम थी इस पूरे टॉपिक की। तो यहाँ पर आपके पास क्लास के अंदर मेनली सारा टॉपिक मैंने डिस्कस किया था। ये एक रह गई थी ड्यू टू टेक्निकल एरर्स, ज़ाहिर है कैमरे की बैटरी अब ज़्यादा अरसे नहीं चल सकती, तो हमने इसको अब यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर लिया। बाकी फिर जो कन्फ्यूजन होगी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा।